चलिए जी, वेलकम टू द +1 अकाउंट्स क्लासेस। रिकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास की हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या डिस्कस करने वाला है कि अकाउंट सब्जेक्ट आपका कैसा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, सिलेबस कितना बड़ा है, सब्जेक्ट मुश्किल है आसान है, क्या सर अकाउंट्स का मतलब मैथ वाला सब्जेक्ट है जो 10th में होता था। ये सारी चीज़ें मैं कुछ कुछ आपकी डिस्कस कर लूँगा अभी इसी वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट करते हुए +1 का अकाउंट्स हम शुरू करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट इजी है या मुश्किल है, तो सब्जेक्ट आपका ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। अब समझने वाले जैसे मर्जी समझे, वैसे सब्जेक्ट आसान है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इकोनॉमिक्स या बिजनेस में से अकाउंट्स ही होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। क्या सर, हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैथ और अकाउंट सब्जेक्ट एक ही चीज़ है? जी नहीं बेटा, मैथ अकाउंट्स, बेटा मुझे मैथ समझ नहीं आता था, इस वजह से मैं कॉमर्स में आ गया था। क्योंकि मेरे को मैथ से ना 10th में 9th में आके ना अपने को समझ आना बंद हो गया था। 8th तक 9th तक तो ठीक था, 10th में मैथ आना समझ हो गया। तो अकाउंट्स और मैथ्स इक्वल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको बात करूं ना, <5% मैथ आपको यूज में आएगा क्लास +1 के और क्लास +2 के अकाउंट्स में, सिर्फ इतना सही। अब जहां पे +1 का अकाउंट्स आपका खत्म होगा ना बेटा, वहीं से आप ये सोच लो +2 का अकाउंट स्टार्ट होता है। तो +1 में जितने चैप्टर्स हैं, जो सबसे लास्ट चैप्टर होगा उसी के बाद +2 में समझ आएगा। जिसका +1 का अकाउंट्स क्लियर नहीं है उसको +2 में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हमारे लिए रेलिवेंस क्या है, +1 का अकाउंट्स। कौन कौन सी बुक्स सर लगाई जाती हैं? देखो, DK गोयल सर की बुक होती है, TS गरेवाल की बुक होती है, ठीक है जी, आपकी NCERT की बुक होती है। हमारे लिए अभी सिलेबस में जो आपके स्कूल में लगवाते हैं वो लगवाएंगे DK गोयल की। मैं क्या करूंगा, आपको अपनी बुक्स दूंगा, जहां पे 5-6 बुक्स को मिला के, अपने क्वेश्चन मिला के, एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं, हम उसी में से तैयारी करेंगे, जिसमें सारे ऑथर्स के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, कवर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। कितना सिलेबस है आपके पास +1 का? +1 में टोटल आपके पास, अगर आप सिलेबस में देखोगे अपनी बुक में ना, टोटल 27 चैप्टर्स हैं बेटा। 27 चैप्टर्स आपके सिलेबस में होंगे, जहां पे अकाउंटिंग के सिलेबस में 20 से 30% आपको पेपर में थ्योरी आएगी, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, MCQs हो गए, फिलअप्स हो गए। बाकी 70 से 80% आपको न्यूमेरिकल आएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर 80 मार्क्स का पेपर है ना, 80 मार्क्स में से 15-16 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, बाकी 60 से 65 के बीच प्रैक्टिकल। तो हमारे लिए वही रहेगा। लेकिन जो पहली 3-4 क्लासेस होती हैं, हम बेसिक सीखने में, थ्योरी सीखने में लगा देते हैं कि +1 को पढ़ना कैसे है। तो ओवरऑल थ्योरी के आपको ये चैप्टर दिख रहे हैं, ओवरऑल 6-7 चैप्टर्स होंगे आपके थ्योरी के। बाकी जितने चैप्टर बच गए, सर आपने कहा था 27 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर आपने ये लिख दिए, 12 यहाँ पे। बाकी CBSE ने ना पिछली बार कुछ चैप्टर कट करवा दिए थे, तो वो हम देख लेंगे कि इस बार कितने कट करवाए हैं। 7-8 चैप्टर जो होते हैं थ्योरी के होते हैं, बाकी सारे चैप्टर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है जी। जैसे अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे क्रिकेट में अगर आप टर्म्स यूज करोगे, क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं? बैट, बॉल, विकेट कीपर, DRS, रन आउट। तो अपनी अपनी टर्म्स होती हैं कुछ ऐसी, अकाउंट्स की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको अकाउंट्स में यूज करनी होती हैं, जैसे कि डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स। बिना रिकॉर्डिंग के मैंने आपकी पहले ही 1-2 क्लासेस लेके आप लोगों को थोड़े थोड़े मीनिंग क्लियर कर दिए हैं। डेटर क्या होता है, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज है। हमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 सीखना होता है, उसमें सारी टर्म्स के मीनिंग होते हैं, मैं आज आपको लिखवाऊंगा। और चैप्टर नंबर 3 होता है, उसमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, वो हमें प्रिंसिपल सीखने होते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले 3-4 प्रिंसिपल, टोटल 14 अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको सीख के आप, वो बुक बनाई गई है अकाउंट्स की। तो जो 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट है वो आज हम पहले ही डिस्कस कर लेंगे। और जो जो टर्म्स यूज होंगी पूरे चैप्टर में, पूरे सब्जेक्ट में, पूरे सिलेबस में, वो हम पहले से ही लिख के रख लेंगे, पहले ही डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों की बुक में चैप्टर नंबर 2 है टर्म्स का, और प्रिंसिपल का चैप्टर नंबर 3 है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं पहले ही आपको कॉपी पे लिखवा रखूंगा। सबसे पहले हमें ये देखना है अकाउंटिंग किसने बनाई थी। इसको बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग क्या है? लुका पिकोली। तो अपनी कॉपी खोलो, सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखना है अकाउंटिंग का सिलेबस, क्लास +1 अकाउंट सिलेबस।
क्लास +1 अकाउंट सिलेबस। थोड़ा सा स्पीड बना के चलो ताकि हम जल्दी खत्म कर सकें ये रिटर्न पार्ट। ये बेसिक स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल फेयर बनाने हैं आप लोगों ने ये। क्लास +1 अकाउंट्स सिलेबस लिखो जी। टोटल 27 चैप्टर्स। 27 चैप्टर्स में थ्योरी के लिखो 20 से 30%, और जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मतलब कि प्रैक्टिकल, 70 से 80%। सिक्स से 7 चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे वैसे मैंने 11-12 चैप्टर इसलिए लिखे हैं, सीबीएसई ने लास्ट टाइम कुछ चैप्टर्स कट करवा दिए थे। सर ये आपने सिंबल क्या बनाए हैं बेटा? ये रोने वाले सिंबल बनाए हैं। अकाउंट्स वाले बच्चों को ना थ्योरी पढ़नी पसंद नहीं आती, जब वो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो कहते हैं प्रैक्टिकल ही करवाओ। यहाँ पे देखो हंसी वाली ये स्माइली बनी है, ध्यान से देखना, ये स्माइली है। यहाँ पे बच्चों का खुश होना जायज हो जाता है। जब आप लोगों का आगे सिलेबस स्टार्ट होगा ना, आप कहोगे भैया प्रैक्टिकल ही करवाओ सर, प्रैक्टिकल ही करवाओ। अब ये वाला पार्ट लिखो, जैसे मैंने चार्ट सा बनाया हुआ है। क्लास +1 जहां पे खत्म होगा, क्लास +2 का सिलेबस वहीं से स्टार्ट होता है, याद रखना, ठीक है। जहां पे अकाउंट्स क्लास +1 की खत्म होगी ना, वहीं से +2 की स्टार्ट होती है जी क्लास। इसलिए +1 क्लास के बेसिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 में सिलेबस तो है 27 चैप्टर, +2 में सिलेबस है सिर्फ 13-14 चैप्टर्स। हाँ जी, लेकिन बस वहां पे +2 में चैप्टर्स की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे एक चैप्टर समझ लो 20 पेजेस का होगा, वहां पे 40 पेजेस का हो जाएगा, इसलिए वहां पे चैप्टर्स कम है। चैप्टर्स का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। लिख लिया? चलें जी आगे। अब आपने ये वाला तो नहीं लिखना, ये वाला जो क्रिकेट वाला है, आपने अगला लिखना है ये अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स जैसे कि डेबिट, क्रेडिट, अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या यूज होंगी हमारे पूरे सिलेबस में, पूरे सब्जेक्ट में, जैसे कि डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, JOURNAL जर्नल, कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये क्या चीजें होती हैं सारी समझाऊंगा। डेटर्स मतलब हमारे कस्टमर, क्रेडिटर मतलब हमारे सप्लायर जिनसे हम सामान खरीदते हैं। बैंक विजिबल है, दिख रहा है? या थोड़ा और जूम करूं इसको, दिख रहा है ना? डेबिट ये नहीं लिखने आपको, ये क्रिकेट वाले नहीं लिखने बेटा, ये तो समझाने के लिए था। जैसे क्रिकेट में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, अकाउंट्स की भी तो कुछ टर्म्स होती हैं, तो अकाउंट्स की टर्म्स लिखनी है सिर्फ, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, डेटर, क्रेडिटर्स। अब सबसे पहले लिखो अकाउंट्स बेसिक्स। सर फादर ऑफ अकाउंटिंग इसके बाद लिखेंगे बेटा, पहले लिखो ये वाला वर्ड लिखो अकाउंट्स के बेसिक्स। इसके अंदर फर्स्ट एरो डाल दो, अकाउंट्स के बेसिक्स के अंदर फर्स्ट एरो फादर ऑफ अकाउंटिंग, ये लिखा हुआ बेटा फादर ऑफ अकाउंटिंग लूका पिकोली। ये 1 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो उसका आंसर होता है लूका, LUCA, लूका, पिकोली, PICAULI। तो अकाउंट बेसिक में फर्स्ट एरो डाल के ये लिख लो, लिख लिया? उसके बाद हमने करना है जी फर्स्ट पॉइंट, पहली कसम। ये चैप्टर नंबर आपके 3 में आएगी बेटा। चैप्टर नंबर 3 में सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जब तक आपको उसके रूल्स सीखोगे तभी तो अकाउंट सीख पाओगे, तो उस रूल्स रेगुलेशन को बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसको मैं हमेशा बोलता हूं सर पहला चैप्टर करवाया नहीं, दूसरा करवाया नहीं, बेटा हम उल्टे पैदा हुए थे, हम उल्टे ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम 2-3 जो इंपॉर्टेंट रूल्स है ना, पहले हम वो सीखेंगे।
तो पहले रूल का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर इसी का दूसरा नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर ये पहली कसम हमें भी लिखना है? जी बेटा आपको भी लिखना है, तभी तो याद रहेगा। पहली पहली कसम है। आपको भी कसम खानी है? सर हमें कसम ऐसे खानी है? नहीं बेटा हमें ऐसे नहीं खानी है, हमें बड़े बच्चों की तरह ऐसे खानी है कसम। बहुत सारे तरीके अब आपके चेंज होंगे। अब आप हायर सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चे बन गए हो, +1 2 वाले, सेकंड सेकंड सीनियर स्टूडेंट्स है ना स्कूल के। अब सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये वन ऑफ द एक प्रिंसिपल है जो आपको समझना जरूरी है अकाउंटिंग सीखने के लिए। होगा क्या, इसकी इजी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, लेकिन पहले 5-10 मिनट कुछ टॉपिक समझाना चाहता हूं मैं आपको। मयंक आपकी स्पीड स्लो है क्या? हाँ थोड़ा सा स्पीड हमें तेज करके चलनी है +1 2 में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, रमा बेकरी। क्या आप लोगों ने रमा बेकरी का नाम सुना हुआ है? हाँ सर, क्या मजा आता है उसके पास जाके, पैटीज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है। पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा +1 अकाउंट्स का मतलब क्या होता है बेटा। अकाउंट्स में ना दो लोग होते हैं। एक होता है बंदा ओनर, जो एक दुकान शुरू करना चाहता है। उस दुकान को, उस शॉप को आप लोग बिजनेस भी कह लेते हो, या आप इसको शॉप बोल लो या बिजनेस बोल लो। ये हो गया ओनर। देखो इंसान बना हुआ है, ध्यान से देख लेना है, उसने जूते भी पहने हुए हैं देखो। ठीक है जी, ये ओनर है, वो क्या खोलना चाहता है, दुकान। हमारा अकाउंट से हमारी गवर्नमेंट कहती है बेटा ये दोनों सेपरेट पर्सन है, दोनों अलग अलग पर्सन है। सर दुकान भी पर्सन है, ये कौन सा चल सकती है? तो हम कौन सा इसको इंडिविजुअल कह रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है जो चल फिर सकता है, सांस ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। जबकि जो पर्सन होता है ना, शॉप यानी कि बिजनेस को भी गवर्नमेंट क्या बोल देती है, पर्सन। तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। तो अगर फर्स्ट पर्सन है, ये दोनों सेम हुए कि अलग अलग हुए? सर अलग अलग, ये दोनों अलग अलग पर्सन है। ये बंदा बिजनेस में क्या लगाता है, पैसा लगाता है, उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल लगाना। फिर बदले में ये इसको इंटरेस्ट पे करता है, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे उधार ले ली बिजनेस ने। अकाउंट्स को सीखने के लिए आपको पहले यही याद करना पड़ेगा, दोनों अलग पर्सन है। आपको सारी चीजें बिजनेस के हिसाब से देखनी है। बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने को ही अकाउंट्स कहा जाता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना है, बिजनेस के। तो बिजनेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो स्टार्टिंग कैसे होती है किसी भी बिजनेस की? जैसे मैं एक बंदा हूं, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ओनर हूं ना मैं। ओनर ने एक बिजनेस खोलना है, तो सबसे पहला देखो पॉइंट नंबर 1 देखो। चल जा भाई पेन। पेन रुक गया बेटा हमारा पहली क्लास में। चलो जी, पहली क्लास में ओनर जो है सबसे पहले बेटा, यहाँ पे समझो, बाकी लिखने वाली चीजें चलती रहेंगी। कुछ कुछ चीजें तो मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा, घर से लिखना। सबसे पहले कैपिटल लगाता है मालिक बिजनेस में, ताकि उसका स्टॉक खरीद सके, फर्नीचर खरीद सके, एसी खरीद सके, फ्रिज खरीद सके। फिर बदले में ना ये एक तरह से उधार लिया गया। किसने उधार लिया? बिजनेस ने अपने ओनर से। तो ये इसको जब हम किसी से उधार लेते हैं ना, तो अकाउंटिंग वर्ड में इसको बोला जाता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है हमें वापस भी करना है। तो बदले में ओनर कहता है सेकंड नंबर पे, आप मेरे को इसके ऊपर बेटा इंटरेस्ट भरना। ओनर बिजनेस को बोल रहे हैं, जिसका बिजनेस है, कह रहे हैं अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग है, तो इंटरेस्ट भरना, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है जब भी पूरा अकाउंट्स करेंगे? ये आपकी अकाउंट्स की बुक है इतनी मोटी, पूरी अकाउंटिंग की बुक, आप पहले ये वाले पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पे है, इसके बिना आप सीख ही नहीं सकते। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ओनर के नहीं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ओनर को, तो ये बिजनेस का खर्चा हो गया। तो सर ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस एक अलग पर्सन है, ओनर एक अलग पर्सन है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब सर बिजनेस का आपने पर्पस बताया, बिजनेस का पर्पस होता है बेटा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। जब एक दुकान शुरू हो गई, तो दुकान में हम क्या करेंगे? सामान बेचना शुरू कर देंगे।
तो हम जितना भी सामान बेचेंगे ना, हम राइट साइड पे लिखते चले जाएंगे, यानी कि इस तरफ। जैसे मैंने कस्टमर को सामान बेचा, समझ लो पूरे साल में मैंने सामान बेचा 5 लाख रुपए का, और बैंक में मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे, मुझे बैंक से इंटरेस्ट भी मिला 10,000 रुपए का। तो बिजनेस की टोटल इनकम पता है कितनी हो गई? 5,10,000 रुपए। फिर बिजनेस के खर्चे होते हैं, तो इनकम में मिक्स नहीं करना उसको, उसके अपोजिट साइड यहां पे लिख लेना। सर कौन कौन से खर्चे होते हैं बिजनेस के? सबसे पहले खर्चा होता है जो हम बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जिस चीज से हमने सामान बनाना है या बेचना है, पहले खरीदना भी तो पड़ेगा ना, तो उसको बोला जाता है परचेज करना। समझ लो 2 लाख का परचेज किया। फिर मैंने दुकान के अंदर वेजिस, जो बंदे नौकर रखे उसको वेजिस या सैलरी दी 50,000 की। ठीक है जी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा। फिर मैंने कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा। तो जो खर्चे हैं वो मैं इस तरफ लिख दूंगा। मतलब स्क्रीन पे देखो, जो इनकम है वो मैं इस तरफ लिखूंगा, जो खर्चे हैं वो इस तरफ लिखूंगा, ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए। फिर मैंने पूरे साल में खर्चे देखे, बिजनेस के सारे खर्चे जो हुए ना बेटा, अगर मैं वैसे एज्यूम कर लूं तो टोटल खर्चे हुए 4 लाख के, और टोटल इनकम कितनी हुई थी बेटा? 5,10,000 की। अब मैं आपको बताता हूं, 5,10,000 को बोला जाता है रेवेन्यू। क्या बोला जाता है? रेवेन्यू, मतलब पैसा कमाना। 4 लाख को बोला जाता है एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसिस। 5,10,000 रुपया कमाया, 4 लाख रुपए खर्चा आया, तो देखा जाए मैंने नेट में कितना कमाया? 1,10,000। तो 1,10,000 बिजनेस का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हुआ 1,10,000। यही बिजनेस का मेन पर्पस होता है, कैलकुलेट करना कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया। जहां तक चीज समझ में आती है। अब बिजनेस का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टेप्स, या फिर उसको बोला जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस, या फिर इसी का तीसरा नाम होता है अकाउंटिंग साइकिल। देखो क्या नाम है? अकाउंटिंग स्टेप्स, अकाउंटिंग प्रोसेस, या फिर अकाउंटिंग साइकिल। तीनों नाम याद करो। अकाउंटिंग स्टेप्स बोल देंगे, अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस। इसका मेन काम होता है कि बिजनेस शुरू करने से लेके उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने तक का सारा प्रोसेस, ये एक साइकिल की तरह चलता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि जो बिजनेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है, सामान खरीदना, बेचना, सामान लाना, एडवर्टाइजमेंट करना, जो भी किसी से कस्टमर को उधार बेचना, बैंक में पैसा जमा कराना, इस सबको बोला जाता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अपने अपने रूल होते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला स्टेप होता है ना, वो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। क्या बोला मैंने? तो इसलिए इस स्टेप का नाम पड़ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ। पहला स्टेप समझ में आ गया। इस बार पेपर में मुक्कत स्कूल वालों को 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ये इस बार का क्वेश्चन है। तो बच्चों को जो पढ़े हुए थे उनका तो 1 नंबर ऐसे ही बन गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। इसके बाद सर आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन सेल की है या खर्चों की है या इनकम है, क्या है, इसी को आइडेंटिफाई करना। अगर तो इनकम हुई उसके लिए रूल कुछ और है, एक्सपेंसेस हुई तो उसके लिए कुछ रूल और है। इसलिए पहला स्टेप क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। सर उसके बाद जैसे मैंने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर उसको मैं एक बुक में रिकॉर्ड करता हूं। उस बुक को बेटा बोला जाता है जर्नल। जर्नल का नाम होता है ओरिजिनल एंट्री वाली बुक। क्या नाम होता है? मतलब ये वो बुक है जहां पे ट्रांजैक्शन को आप सबसे पहले पहले रिकॉर्ड करते हो। जैसे ही ट्रांजैक्शन आती जा रही है उसको रिकॉर्ड करते चले जाओ। जैसे आपने पहले इनकम, किसी को सामान बेचा, इधर लिख लिया, सामान खरीदा, इधर लिख दिया, सैलरी दी, जैसे जैसे हो गए लिखते चले गए। पूरा 1 साल के लिए लिखना है, क्योंकि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ है रोज नहीं निकालना, साल भर का निकालना है कि 1 साल में हमारी क्या स्टेटस है। तो आपकी इतनी मोटी बुक भर जाती है, इतनी मोटी, सारी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में जैसे होती जा रही है ना वैसे लिखते चले जाओ। इसको क्या बोला जाता है? जर्नल बुक। जर्नल मतलब कि ओरिजिनल एंट्री, जहां पे ट्रांजैक्शन आप पहली बार लिखते हो। सर अब हमने लिख ली, अब मेरे को इसमें से ना ये फाइंड आउट करना है, इसमें से सिर्फ कस्टमर वाली ट्रांजैक्शन कौन सी है जहां पे मैंने सामान बेचा था। तो मैं देख रहा हूँ कोई पहले पेज पे है, कोई तीसरे पेज पे, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो मेरे को ढूंढने में तो बहुत दिक्कत आ गई। तो मैंने क्या किया, जर्नल के साथ ना एक पतली सी बुक बना ली।
जहां पे मैंने सभी आइटम का इंडेक्स अलग बना दिया। पहले पेज पे मैंने बना दिया सेल वाली ट्रांजैक्शन, अगले पेज पे बना दिया परचेज वाली, अगले पेज पे बना दिया वेजिस वाली। ठीक है, ऐसे ही जैसे मेरे बड़े सारे अकाउंट होते हैं, राम श्याम मोहन, बड़े सारे कस्टमर हैं, मैंने उनका अलग अलग अकाउंट बना लिया। तो अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा तो एक पतली सी कॉपी बन जाएगी, इसको बोला जाता है लेजर। तो जब आप सारी ट्रांजैक्शन में से जिस जिसकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके लिए एक अलग इंडेक्स बना देते हो, ताकि उस पेज पे, जैसे इस पेज पे मैंने बनाया सेल, तो इस पेज पे सिर्फ सेल वाली ट्रांजैक्शन लिखनी है, परचेज वाली मिक्स मत करना। यस, वेरी गुड। किसी पर्टिकुलर अकाउंट की ट्रांजैक्शन एक ही पेज पे लिखते चले जाओ, उसी को बोला जाता है बेटा जर्नल। के बाद बनता होता है लेजर, इसको बोलते हैं लेजर। लेजर का मतलब होता है इंडिविजुअल अकाउंट बनाने सबके, क्योंकि जो ये अकाउंट्स बनाता है ना बेटा, ये अकाउंटेंट बनाता है। अब जैसे मैं बिजनेस का मालिक हूं, मुझे अकाउंटिंग थोड़ी ना आती होगी, उसके लिए मेरे को अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। तो अगर मालिक आपको कह रहा है कि मेरे को खाली सेल का अकाउंट बताओ, या फिर मिस्टर धनी राम है, सर कौन, धनी राम, सर धनिया राम, धनिया राम नहीं बेटा, धनी राम। धनी राम को मैं बहुत सारा सामान बेचता हूँ डेली, वो मेरे को पैसे भी दे जाता है। अब धनी राम का मेरे को खाता देखना है, तो ये जो इतनी मोटी बुक थी जर्नल वाली पूरे साल की, इसमें मैं कभी कहाँ देखूंगा कभी कहाँ, ये तो मेरे को एक साल लग जाएगा। तो उस काम को आसान करने के लिए ना ओनर ने अकाउंटेंट को बोला एक काम कर, धनी राम का एक अलग पेज पे भी लिख ले, ताकि किसी दिन अगर मेरे को धनिया राम का अकाउंट देखना पड़े ना, तो मैं लेजर वाली बुक उठाऊं, ना कि जर्नल वाली। जर्नल वाली बुक यानी कि मोटी बुक, लेजर वाली पतली बुक। तो उसमें मैं पहला पेज उठाऊंगा, देखूंगा धनी राम का है, पहले पेज पे नहीं होगा तो मैं इंडेक्स बना लूंगा, पेज नंबर 17 पे है, तो पेज नंबर 17 पे सिर्फ और सिर्फ धनी राम का खाता लिखा होगा। तो उस धनी राम का जो भी धनिया होगा हम देख लेंगे, इसको बोला जाता है लेजर। तो लेजर मोटी बुक हुई या पतली बुक, पतली। मोटी बुक कौन सी हुई, जर्नल। फिर लेजर के बाद मैं ना एक अलग खाता बनाता हूं, उसको बोलते हैं बेटा अलग स्टेप बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। ये हम पता है क्या सीख रहे हैं, ऊपर हेडिंग भूल गए, अकाउंटिंग स्टेप्स या प्रोसेस या साइकिल, ये सीख रहे हैं। सर पहला स्टेप ये था, आप नंबर लिखना भूल गए, ओके। दूसरा, तीसरा, चौथा। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा, जैसे धनी राम का मैं खाता देख रहा हूं, धनी राम के कई खाते में पैसे, मैं उसको बेच रहा हूं सामान, कभी कभी को पैसा दे भी रहा है, एट द एंड उसका बैलेंस बच जाएगा ना कुछ। जैसे धनी राम ने, मैं यहाँ पे लिख के देखता हूं, धनी राम को मैंने टोटल सामान बेचा है जी 600 रुपए का, इधर सामान बेचा, इधर बेचा, इधर बेचा, इधर बेचा, सबका टोटल था 600 का, लेकिन उसने मेरे को 520 रुपीज दे भी दिए, कभी 10 रुपए दे देता था, कभी 20, कभी 30, कभी 40। लास्ट में उसका बैलेंस कितना बच गया, 80 रुपीज। तो जब लास्ट में मेरे को सिर्फ एक बैलेंस लिखना है ना, एक बैलेंस लिखना है, तो मैं क्या करता हूं, एक सिर्फ और सिर्फ एक पेज का, बच गया अभी नहीं तो वीडियो में, चलो जी आगे वापस। अगर मेरे को और भी सौखा करना है, मोटी बुक भी नहीं बनानी, पतली बुक भी नहीं बनानी, एक पेज की बनानी है, तो मैं पता क्या करूंगा, जो मेरी पतली बुक थी ना लेजर वाली, लेजर वाली में से मैं देखूंगा किस किस बंदे का अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट बना हुआ है, और उसका जो लास्ट बैलेंस रह जाएगा ना, उस बैलेंस को मैं अलग से एक पेपर पे लिख लूंगा। धनी राम का 880 रुपए, मनी राम के 40 रुपए, टनी राम के 20 रुपए, कनी राम के 10 रुपए। देखो मोटी वाली बुक में तो मैं सारी ट्रांजैक्शन लिखता जा रहा था जैसे भी हो रही थी, इसलिए बुक इतनी मोटी बन गई थी। फिर उसके बाद अगर मेरे को एक एक बंदे का खाता लिखना है, वो मैं लेजर में लिखता था, पहला पेज धनी राम का, दूसरा पेज मनी राम का, तीसरा पेज चनी राम का। अगर मेरे को ये धनी राम चनी राम का सिर्फ एक एक बैलेंस लिखना हो, जैसे ये वाली 600 वाली ट्रांजैक्शन अलग अलग नहीं लिखनी, 520 वाली अलग नहीं लिखनी, एक ट्रांजैक्शन लिखनी हो 80 रुपए, तो मैं एक और पेज उठाऊंगा, उस पर ऊपर नाम लिखूंगा, लिख के दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा धनी राम, धनी राम के सामने लिख दूंगा 80 रुपए, तो रिकॉर्डिंग वाले भी देख लो। तो धनी राम के सामने मैंने 80 रुपए लिख दिए। फिर ऐसे ही मनी राम होगा, मतलब यहाँ पे ये और भी मैंने समराइज कर दिया, इसी को बेटा बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी आपके लेजर थे ना अलग अलग बने थे, उसका एक फाइनल बैलेंस लिख दिया, बस क्रक्स, जितना बच गया, बात ही खत्म। मैं अंक समझ आ गया।
सबसे पहले आपको क्या करनी है, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है, उसको जर्नल वाली बुक में चढ़ा दो, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर उसको लेजर में चढ़ा दो। लेजर वाली बुक्स का सर कोई नाम नहीं होता, होता बेटा इसका नाम होता है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ एंट्री। जर्नल का नाम होता है ओरिजिनल एंट्री की बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर का नाम होता है प्रिंसिपल बुक्स। फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का कोई और नाम नहीं है सर। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है अगला स्टेप आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला मैंने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ये तो अभी मैं आपको रफ लिखवा रहा हूं, फिर अभी आपको लिखवा दूंगा। ये पांचवा स्टेप है सर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ना मुझे, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से मुझे अब क्या देखना है, अब मुझे देखना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। उसके लिए ये देखो मैं ये अकाउंट बनाता हूं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे मेरे को पता चलता है बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, या मेरे बिजनेस में क्या क्या बैलेंस बच गए, जो मैंने मशीन खरीदी थी, जो मैंने फर्नीचर खरीदा था, फ्रिज खरीदा था। हाँ बिल्कुल ठीक है स्नेहा। हाँ जी, अच्छा यही किया था। हाँ तो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, उसके लिए ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ता है। जो मैंने बिजनेस में अपनी एसेट्स खरीदी होंगी, एसेट्स मतलब जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, उसकी वैल्यू भी तो पुरानी घिस घिस के कुछ बच जाती है। तो क्या वैल्यू बच गई, उसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है। एक ऐसी शीट जहां पे सभी चीज का बैलेंस लिख देते हैं। इसके बाद ये सारे स्टेप्स पता है कौन फॉलो कर रहा है, बिजनेस का जो अकाउंटेंट है वो। फिर वो सारे अकाउंटेंट पता है क्या करेगा, अपने ओनर को ये वाला सारा कुछ कम्युनिकेट कर देगा। कम्युनिकेट करने का मतलब है उसको आगे सौंप देगा कि ये है कम्युनिकेट करना। देखो जो पहला स्टेप है और जो सिक्स्थ स्टेप है, ये आपस में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और बाकी जितने भी सारे स्टेप्स है ना, ये सारे स्टेप्स आपके प्रैक्टिकल चैप्टर है। जर्नल का एक अलग चैप्टर है, लेजर का अलग है, ट्रायल बैलेंस का अलग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग है। पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट दो चैप्टर हैं पूरे सिलेबस में, एक ये वाला जर्नल और एक ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार के लिए स्टेप्स के नेम याद करते हैं। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में अंक बोलने। दूसरा स्टेप है जर्नल। तीसरा है लेजर। चौथा है ट्रायल बैलेंस। पांचवा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके दो पार्ट हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और लास्ट स्टेप है कम्युनिकेट। एक बार के लिए स्टेप से याद करो, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। जर्नल मतलब मोटी बुक, लेजर मतलब पतली बुक, ट्रायल बैलेंस मतलब एक पेपर, एक शीट। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके दो पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और फिर लास्ट में कम्युनिकेट कर देना है। ये अकाउंटिंग का बेटा प्रोसेस होता है। इसी की हेल्प से बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े दुकानदार अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ वो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट, ये यहीं पे, वो अगली डिस्कशन है, वो भी करेंगे धीरे धीरे, है ना। स्कूल वालों के साथ कभी भी ट्यूशन को कंपेयर नहीं करना बेटा। रीजन पता है क्या है, स्कूल वाले तो, अब मैं क्या बताऊं, स्कूल वाले जितना सिलेबस एक महीने में करवा देते हैं ना, एक महीने क्या, जितना 15 दिन में करा देते हैं, ट्यूशन में तो एक महीने में होता है। हमने, हमारे लिए अकाउंट्स नया सब्जेक्ट है ना, तो हमने धीरे धीरे समझना है। पहला एक महीना आपका बहुत स्लो चलेगा। अगर जिस दिन आप लोग स्कूल से कंपेयर करने लग गए या किसी और ट्यूशन से, तो समझ लेना आपकी डायरेक्शन में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हर टीचर के अपने मेथड्स होते हैं ना, तो आप लोगों ने सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट रखना है। पहले कुछ दिन हमारी स्पीड स्लो रहेगी बाकी ट्यूशन से, स्कूल वालों के साथ तो कंपेयर ही मत करना यार। वो तो पहले ही दिन में हो जी, हो गया पहला चैप्टर, अगले दिन हो गया दूसरा चैप्टर। तो स्कूल वालों को तो सिलेबस खत्म करने की पड़ी होती है। कई कई स्कूल वाले अच्छा भी पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा स्कूल वाले अच्छे नहीं पढ़ा रहे, मैं कह रहा हूँ तेज पढ़ाते हैं। मैं किसी चीज की जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 10-10 क्वेश्चन की कराऊंगा, स्कूल वाले 2 क्वेश्चन की कराएंगे। मुझे पता है मेरे को बच्चों को कैसे ट्रेंड करना है, क्योंकि अगर मेरे +1 ट्रेंड ना हो पाया ना, हर चैप्टर अगले चैप्टर से ना रिलेटेड है। अगर मैंने किसी चैप्टर में तेजी दिखाई, आप कहोगे सर अगला चैप्टर हो ही नहीं रहा। अब अगर आप मेरे को एक बार के लिए ये कहोगे ना, सर पहले ना हमें लेजर चैप्टर करवा दो, मैं हाथ जोड़ दूंगा। इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि लेजर चैप्टर ना तभी शुरू हो सकता है अगर जर्नल चैप्टर मेरे टिप्स पे हो, समझ गए। ट्रायल बैलेंस चैप्टर तभी शुरू हो सकता है जब मेरा लेजर हो। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए कभी भी स्कूल के साथ कंपेयर नहीं करना अपनी ट्यूशन को। सिर्फ आप लोगों ने ट्रस्ट रखना है, स्कूल से ज्यादा बढ़िया पढ़ाऊंगा।
जो आपके साथ वाले कोलीग्स को नहीं आता होगा ना, वो सारी चीजें आपको आती होंगी। आपको लैपटॉप में मैं करके दिखाऊंगा एंट्रीज, आपके किसी फ्रेंड्स को लैपटॉप में करनी नहीं आती होगी प्रैक्टिकली कि दुकानदार कैसे करते हैं। मेरा तो साथ में सीए का ऑफिस है, तो मेरे क्लाइंट्स है ना, उनका डेटा आपको मैं भर के दिखाऊंगा कि अकाउंट्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। बुक्स में तो हम सीखेंगे सीखेंगे कॉपी पे, साथ में मैं आपको लैपटॉप पे सिखाऊंगा। आप लोगों ने बस पेशेंस रखना है। पहला 1 महीना हमारी स्पीड स्लो चलेगी, लेकिन आपके बेसिक्स में इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना, आपको लगेगा नहीं कि हाँ, फिर जब स्पीड बढ़ाने की टाइम आएगी ना, तब हम स्पीड बनाएंगे दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर से, तब आपको बेसिक्स बड़े क्लियर हो चुके होंगे। अब जल्दी से इसको लिखो आप लोग। सबसे पहले अब हमने लिखना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, पहली कसम सेपरेट लीगल एंटिटी, ये बनाओ जल्दी से, ये वाला डायग्राम बनाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे बिजनेस बनाना है, अभी मैंने बनाया था। सबसे पहले बिजनेस ओनर बनाना है, ये मेरा फर्स्ट पर्सन होता है। जो बिजनेस ओनर होता है वो नेचुरल पर्सन होता है कि आर्टिफिशियल? नेचुरल। बिजनेस, सॉरी बिजनेस ओनर बोला था मैंने। बिजनेस ओनर नेचुरल पर्सन होता है, बिजनेस होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो देखो उसके नीचे लिखा हुआ है, जल्दी से बनाओ। बहुत बढ़िया नोट्स बनवाऊंगा आपको, कम से कम 7-8 पेजेस के बेसिक नोट्स, जो पूरे सिलेबस में काम आएंगे। जब लास्ट में हमारे पेपर होते हैं ना, तो हमें सबसे पहले यही नोट्स पढ़ने होते हैं, हमारा पूरा सिलेबस रिकॉल हो जाता होता है। बना लिया ये इंडिविजुअल पर्सन है जो बिजनेस का ओनर है। दूसरे वाला जो है वो सेकंड जो सेपरेट पर्सन है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। बुक में आपको ऐसे डायग्राम नहीं मिलेंगे, ऐसे डायग्राम बना के ना हमें विजुलाइज हो जाता है। आप इसको 20 दिन के बाद पढ़ोगे ना, आपको सब देख के ही समझ आ जाएगी ड्राइंग्स, अच्छा जी हाँ ये समझ आ गया। कर दूं आगे? लिखो इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। पहले मैंने आपको समझा दिया, अब लिखवा रहा हूं, इससे आपकी डबल रिवीजन हो जाती है। जब पहले टीचर समझा देता है ना, बाद में लिखवाता है, डबल रिवीजन हो जाती है। लिखते टाइम आपको पहले ही पता होता है उसका बेसिक मीनिंग। एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। पॉइंट नंबर 2, एक लाइन छोड़ के अच्छा अच्छा फेयर नोट्स बनाने हैं, बढ़िया बढ़िया। एंड वी हैव टू डू अकाउंटिंग, हमें जो अकाउंटिंग करनी है, एंड वी हैव टू डू अकाउंटिंग एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रैकेट में लिखो बिजनेस के हिसाब से सोचना है। हिंदी लिख लो, इंग्लिश लिख लो, चाहे व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख लो, बिजनेस के हिसाब से सोचना है। मनन लिख ली ये लाइन? चलो, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है अभी? मनन की। धीरे धीरे बाकियों ने मनन को हराना है आप लोगों ने। पॉइंट नंबर 3 लिखो, ओनर प्रोवाइड्स, एग्जाम्पल है पॉइंट नंबर 3 में। ये ईजी का साइन पता है ना आपको? ईजी मतलब एग्जाम्पल। ओनर प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स का मतलब होता है गिव्स। ओनर प्रोवाइड्स 1 लाख टू बिजनेस
सर ओनर बिजनेस को दे रहे हैं, जी हाँ, दोनों अलग पर्सन है। एज अ कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले कैपिटल कौन देगा? ओनर ही देगा। एज अ कैपिटल, एंड दिस कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, एंड दिस कैपिटल इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। लाइबिलिटी वो चीज होती है जो हमें वापस भी करनी है। कोमा डाल के लिखो, बिकॉज बिजनेस हैज टू रिफंड और रीपे दिस अमाउंट टू बिजनेस ओनर। लाइबिलिटी वो चीज होती है जो हमने पहले किसी से ले ली, वापस भी करनी है। जैसे दोस्त से पैसे नहीं ले लेते, वो अलग बात है, हम वापस नहीं करते कुलचा खाने के लिए स्कूल के बाहर, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। मनन तीनों पॉइंट्स हो गए? ये एंड तक लिखा है? और तक नहीं, आगे रीपे दिस अमाउंट टू बिजनेस ओनर। हाँ हाँ, सारा लिखना है बेटा, तो लिखना तो पड़ेगा ना, रीपे और रिफंड टू द बिजनेस ओनर। हमें लग रहा था मनन की स्पीड तेज है, ये बीच में लिख नहीं रहा था भाई, पीछे सारा लिखा था। रीपे दिस अमाउंट टू बिजनेस ओनर। तो अकाउंटिंग का पहला रूल मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, ये नहीं भूलना, ये हमारे अकाउंट की पहली कसम है। मैं लिख लिया बेटा? अब हमने सीखनी है बेटा सेकंड कसम क्या है। हमारी अकाउंटिंग की जो सेकंड कसम है उसको बोला जाता है एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको सेकंड कसम को बोला जाता है एक्रूवल बेसिस। पहले सिखा दूं क्या होता है एक्रूवल बेसिस का? मतलब होता है अकाउंट्स के हिसाब से आपको कैश क्रेडिट में कभी डिफरेंस नहीं करना, चाहे आप ट्रांजैक्शन कैश में करो, जैसे सामान कैश में बेचो, चाहे उधार पे, आपको सारी ट्रांजैक्शन को उसी टाइम लिख लेना है, कुछ याद नहीं करना। एक्रूवल बेसिस हमारे अकाउंटिंग की सेकंड कसम, सेकंड प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल कहता है सारी ट्रांजैक्शन चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही लिखनी है लैंग्वेज, एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट सेकंड कसम। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी हो, ये क्या लिखा हुआ है, जब भी हो, उस ट्रांजैक्शन को उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। यानी कि आपको कैश मिला है चाहे नहीं मिला, जैसे आपने सामान बेच दिया एज इट इज उसी टाइम आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे। सेल वाली एंट्री को पहले ही लिख लोगे, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी हो, उस ट्रांजैक्शन को उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, चाहे कैश मिला है चाहे नहीं मिला, ट्रांजैक्शन को लिख लेना है ताकि कुछ भूल ना जाए। ओके, इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड का सेकंड पॉइंट लिखो, इट मींस all the transactions it means all the transaction whether cash or credit, चाहे वो कैश पे हुई हो चाहे उधार पे, आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब जहां पे आप लोग लिखते हो। आजकल सारा कुछ सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है, तो आपको सॉफ्टवेयर में लिखना सिखाऊंगा सर, सॉफ्टवेयर में एंट्रीज कैसे होती हैं आपको सबको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट भी लिख लिया मनन? नहीं 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 मनन, ऐसे आलस नहीं मार रही, ये नोट्स बनाते हुए। वहां पे लिखा हुआ है वेदर कैश रिसीव्ड और नोट, यहां पे लिखा हुआ है कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। पेपर में हम टीचर को ये थोड़ी लिखाएंगे कि सेम है। अगर पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आया है ना, सेम एज अबव, तो हाँ, कहीं वो कहें कि हाँ जी नंबर कौन से सेम, वही एज अ 0 या एज आधा नंबर मिलेगा। हमें टीचर को भी तो दिखाना है ना, हमें नॉलेज है। इट मीन्स ऑल द ट्रांजैक्शन वेदर कैश और क्रेडिट आर टू बी रिकॉर्डेड। ये जितने भी नोट्स बनवा रहे हैं इसमें कुछ स्किप नहीं करना, चाहे सेम हो चाहे नहीं हो, ठीक है।
मनन तो पहले दिन शुरू हो गया, ओ सर हो गया जी, हमें चीज आती है ना, ठीक है पहला मीनिंग है, उन्हें लिख लिया। तो ये दो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सबसे पहले हमें ये याद रखने हैं। एक प्रिंसिपल मैंने आपको वैसे सिखाया था, मनी मेजरमेंट वाला, है ना, जो ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में है, सिर्फ उसको लिखना है, बाकियों को नहीं लिखना। जैसे हमारी यारी दोस्ती, झगड़ा हो गया, स्ट्राइक हो गई, जिस चीज को पैसों में डिनोट नहीं कर सकते तो अकाउंट्स कहता है उसको लिखना ही नहीं। जो चीज पैसों के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे किसी चीज की वैल्यू है, ये फ्रिज कितने का है, 1000 रुपए का, तो लिखना है, नहीं तो नहीं। अब हमने अगला स्टेप क्वेश्चन लिखना है, स्टेप्स इन अकाउंटिंग। स्टेप्स को मैंने और क्या क्या लिखवाया था, प्रोसेस, साइकिल, स्टेप्स इन अकाउंटिंग, प्रोसेस या स्टेप्स इन अकाउंटिंग। इसका और दूसरा नाम क्या था, अकाउंटिंग साइकिल। इसका और नाम क्या था, अकाउंटिंग साइकिल। देखो अगला पॉइंट देखा जाए तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया ना। पहले दो हमने रूल्स लिखे हैं, तीसरे नंबर पे प्रोसेस या स्टेप्स इन अकाउंटिंग। इसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप घर से लिख लेना। मीनिंग मैंने सिखा दी, इधर देखो एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या था, यही था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब मैंने चक्र के रूप में नहीं बनाया, अब मेरे को नोट्स बनवाने थे ना, तो मैंने नीचे नीचे बनवाया। देखो आइडेंटिफिकेशन कि कोई ट्रांजैक्शन सेल की है या परचेज की है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसको पहचानना है। सर पहचानना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि बेटा हर ट्रांजैक्शन के रूल्स अलग होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सेकंड स्टेप याद है क्या होता था, जर्नल। जर्नल मतलब मोटी बुक। जर्नल में आप सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, जैसे ही लिखते हैं, जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाए उसको लिख लो। देखो लिखा हुआ है मोटी बुक, देखना इधर भी लिखा हुआ है, मिल गया। जर्नल के बाद क्या होता था, लेजर। लेजर का देखो दूसरा नाम है बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। इसमें क्या किया जाता है, जो आपने बोला था स्नेहा, इंडिविजुअल अकाउंट्स को अलग अलग इंडेक्स में लिख लो। इधर देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है पतली बुक। इसके बाद क्या होता था, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक शीट होती थी जहां पे फाइनल बैलेंस लिख दिया जाता था। ट्रायल बैलेंस के बाद गैस करो क्या होता था, बहुत बढ़िया मनन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके टोटल कितने पार्ट थे, दो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का पर्पस क्या होता था, देखो एक्सपेंसेस या इनकम रिकॉर्ड करना ताकि उससे प्रॉफिट या लॉस निकाल सके। बैलेंस शीट का पर्पस होता है एसेट्स और लायबिलिटी का फाइनल बैलेंस कैलकुलेट करना, कि वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, राम से कितने पैसे लेने हैं, शाम से कितने पैसे लेने हैं। फिर लास्ट वाला स्टेप देखो, कम्युनिकेशन या रिपोर्ट कर देना, मतलब ओनर को दे देंगे कि देखो जी हमने ये कमा के दी है। इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है बेटा अकाउंटिंग। अच्छा जो ऊपर था ना उसको वो गोल चक्कर में बना दिया। जब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो पेपर में आपने ऐसा डायग्राम भी बना के आना है, टीचर बहुत इंप्रेस होते हैं। 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। पता है क्या क्वेश्चन आता है, डिफाइन द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इट्स एलिमेंट्स। तो सबसे पहले ऐसा चक्कर बना देना, फिर वही के वही 6 पॉइंट लिख के उसके एक एक दो दो का मीनिंग लिख लेना। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वही टर्म्स वाला, कि अकाउंटिंग में जो जो टर्म्स होती हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, एसेट किसको बोलते हैं, कैश किसको बोलते हैं, डेबिट किसको बोलते हैं। तो यहां तक का आपको होमवर्क दूंगा, मनन ध्यान में रखना बेटा, ये भी नोट डाउन करके आने, ठीक है। तो इसकी मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देता हूं, कल टर्म्स वाले सिखा के उसकी भी पीडीएफ भेज दूंगा। डन, ओके।